संविधान लागू कब हुआ था? संविधान का नेक्स्ट पार्ट है ये। अब संविधान में क्या था, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें कितने अनुच्छेद थे? तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग लागू किए गए थे। ठीक है, अनुच्छेद कितने? 395, 22 भाग लागू किए गए थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। ठीक है, वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। पहले कितने थे? 22 भाग थे। अब अनुच्छेद कितने हैं? 467 प्लस 467 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं। ठीक है, और पहले कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। और अब अनुसूचियां कितनी है? 12, और पहले कितनी थी? 8 थी। ठीक है, तो संसद की पहली जब संविधान लागू हो गया, फिर उसके बाद में संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? वो देखो, इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी ऐतिहासिक तारीख के कारण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। किसके तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची में हुआ था संशोधन। ठीक है, और संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। फिर हम बात करते हैं किसकी? संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। देखो, पहली समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बी.आर. अम्बेडकर। संघ व संविधान समिति, संघ की अगर बात करी जाए तो संघ का काम कौन करता था? नेहरू जी करते थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? नेहरू जी। जब संघ के पूरे हैं तो संघ किस में डिवाइड है? राज्यों में डिवाइड है। तो राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? नेहरू जी होंगे। प्रांतीय संविधान समिति, अगर प्रांतों की बात करें तो प्रांतों के लिए जो काम करता था वो सबसे ज्यादा कौन? प्रांतों में कौन होते हैं? सरदार होते हैं। प्रांत एक छोटी चीज हो गई, छोटी जगह, और प्रांतों में कौन होते हैं? सरदार लोग होते हैं। तो सरदार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, देखो अब इसको कैसे याद रखोगे? ट्रिक इसकी क्या है याद रखने की? मूल अधिकारों की बात जो है, मूल अधिकारों की बात, और अल्पसंख्यकों को ज्यादातर कौन देखता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते थे। सरदार, और देखो अल्पसंख्यक समिति है, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनमें भी एक ग्रुप सा होगा, तो उसमें भी कौन होंगे? उनके सरदार होते हैं। मूल अधिकारों की बात हमेशा किसने की? सरदारों ने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ठीक है, तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। ठीक, अगर हम बात करते हैं रियासत समिति, तो देखो जो डॉक्टर बनते थे वो ऑब्वियसली रियासत वाले लोग होंगे, वही तो बनते थे। तो रियासत समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिसकी रियासत होगी वही समझौता कराएगा लोगों में, वही संचालन करेगा, इसलिए समझौता समिति के अध्यक्ष भी कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालक समिति के अध्यक्ष भी कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष, देखो झंडा समिति, अगर किसी को झंडा उठाने को दे दिया जाए तो एक तरीके की बहुत बड़ी कृपा है कि किसी के कृपा कर दो कि लो तुम झंडा उठा लो। ठीक है, तो झंडा उठा, कृपा हो जाती है जो झंडा उठा लेता है माता रानी का। ठीक है, तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हो गया? जे.बी. कृपलानी। कृपा से क्या हो जाएगा? कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? कार से देखो, के से कार्य होता है और के से के.एम. मुंशी होता है, के.एम. ठीक है, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? के.एम. मुंशी। सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष है एस वारिदाचार्यार। जो सबसे बड़ा नाम है, सर्वोच्च सबसे ज्यादा कौन होना है? तो सबसे बड़ा नाम ही सबसे सर्वोच्च होगा, तो कौन हो जाएगा? एस वारिदाचार्यार। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, अगर मूल अधिकार की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों की उप समिति बना दी, तो किसी पे कृपा ही तो कर रहे हैं, उप समिति बना दी, चलो तुम पे कृपा कर दी। कृपा से क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी। तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो रियासत संभालेगा, जो समझौता कराएगा, संचालन करेगा, वही तो नियम भी बनाएगा, तो इसलिए नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन चली थी। विभिन्न देशों से लिए गए संविधान के प्रमुख अंश क्या क्या हैं? देखो सबसे पहला जो संविधान कहाँ का बना था? सबसे पहला संविधान बना था ब्रिटेन का, और ये कैसा था? अलिखित था। ठीक, और सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का बना था? वो अमेरिका का बना था।
लिखित और अलिखित संविधान से मतलब क्या है? लिखित संविधान का मतलब होता है कि जो संसद में कहा जा रहा है उससे भी ऊपर संविधान है। मतलब जो बात संसद में हो रही है उससे भी ऊपर संविधान है, यानी कि संविधान सर्वोपरि है। तो वो कैसा हो गया? लिखित संविधान हो गया। और अलिखित का मतलब क्या होता है कि संविधान निचला है और संसद में जो बात कही जा रही है वो ज्यादा प्राथमिक है। यहाँ संसद की प्राथमिकता ज्यादा होती है और संविधान की कम होती है, तो वो अलिखित संविधान हो गया। और लिखित संविधान जहाँ पे संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक, अमेरिका से देखो क्या क्या चीजें ली गई थी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जब लिखित संविधान ही सबसे पहला अमेरिका का था, तो फिर संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। मौलिक अधिकारों की बात भी कहाँ के लोग करते हैं? अमेरिका वाले लोग ज्यादा करते हैं मौलिक अधिकारों की बात। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जब देखो जब संविधान सर्वोपरि है तो वहां पे सीधी सी बात है न्यायपालिका की सर्वोच्च स्वतंत्रता भी होगी ही होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है तो देखो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बैठेंगे के न्यायाधीश बैठेंगे तो उनको हटाने की भी विधि कहाँ से आएगी? अमेरिका से ही ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना का जो विचार था वो भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, प्रस्तावना का विचार। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, दो सदन की बात जो कहाँ पर होती है, किसकी संसद में? वो ब्रिटेन की संसद में होती है, तो ब्रिटेन से लिया गया था द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। मंत्रिमंडल, जब दो सदन है तो सीधी सी बात है मंत्रिमंडल भी बनेगा, तो मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? वो भी ब्रिटेन से ली गई। और संसदीय शासन प्रणाली, जब दो सदन है तो सीधी सी बात है सदन काय में बनेंगे? संसद में बनेंगे। संसद में बनेंगे तो मंत्रिमंडल भी बनेगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? द्विसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई। जब दो सदन है तो मंत्रिमंडल भी होगा, मंत्रिमंडल प्रणाली भी ली गई। संसदीय शासन प्रणाली ली गई। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रस्तावना जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, प्रस्तावना का विचार। लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो ली गई वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती का देखो ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि समान रहती है, समवर्ती रहती है। बाकी सब कंट्रीज तो आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन केवल समवर्ती कौन रहता है बिल्कुल समान रूप से? वो एक ही कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। केंद्र और राज्यों के बीच में, जहाँ अब देखो समवर्ती सूची है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिक्स करके काम करते हैं, तो फिर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध एवं शक्तियों का बंटवारा भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जब दोनों केंद्र और राज्य साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, तो संयुक्त अधिवेशन भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई। ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर अगर हम बात करते हैं आयरलैंड के, देखो नीति निर्देशक तत्व, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे संविधान में तो वो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि आयरन जैसी चीज है। तो आयरन जैसी चीज क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व आयरन जैसी है, इसलिए कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। सबसे ज्यादा आयरन जैसा पद कौन सा होता है? वो सबसे बड़ा पद कौन सा है पूरे इंडिया में? राष्ट्रपति का आयरन जैसा पद। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से की गई? वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, अब 12 सदस्यों का ग्रुप अगर कहीं बना दोगे तो वो आयरन की तरह काम करता है पूरा। तो 12 राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से है? कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं संघीय प्रणाली, संघ की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और राज्यपालों की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से। राज्यपाल जो है वो राज्यों में आ गए, तो फिर कहाँ से ली गई? कनाडा से, क्योंकि राज्यपाल ज्यादातर कनाडा जाते रहते हैं। संघीय प्रणाली भी कहाँ से ली गई? कनाडा से। आपातकाल की शक्तियां, आपातकाल में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? मनी। मनी से क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, तो आपातकाल की शक्तियां कहाँ से ली गई? जर्मनी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? देखो संशोधन की जरूरत सबसे ज्यादा किसे होती है? जो काले लोग होते हैं उनको होती है। काले लोग कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है तो संशोधन की जरूरत होती है काले लोगों को, वो कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से, रशिया, रूस, सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, देखो
मौलिक अधिकार तो हमेशा अमेरिका वाले मांगते रहते हैं, लेकिन जो कर्तव्यों का काम बहुत करता है वो कौन करता है, वो रूस करता है। रूस अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। तो उससे क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस, रशिया या फिर सोवियत संघ या यूएसएसआर से। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि देखो कहाँ रहकर, विधि विधान की तरह से अगर काम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं जापान में। कहाँ होते हैं, जापान में होते हैं, और इसीलिए वहाँ के लोग आज भी बहुत सक्सेसफुल हैं, जबकि वहाँ पे बॉम्ब विस्फोट हुआ था। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से, और ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित है। फिर अगर हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कहाँ से ली गई, फ्रांस से। और क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के आदर्श, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श भी कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। देखो फ्रांस के लोग जो होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, समान रूप से रहते हैं, बंधु, एक दूसरे के दोस्त बन के। कहाँ के लोग रहते हैं, फ्रांस के। तो फ्रांस से ली गई स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई, फ्रांस से। न्यायपालिका का प्रावधान, न्यायपालिका का प्रावधान, देखो न्यायपालिका होनी चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया करा गया न्यायपालिका का प्रावधान। और लोक सेवा आयोग भी कहाँ से आया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का प्रावधान और लोक सेवा आयोग कहाँ से आया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर अगर हम बात करते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका। प्रस्तावना के 6 पैरा हैं। प्रस्तावना में कितने पैराग्राफ हैं, 6 पैरा हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में पैराग्राफ कितने हैं, 6 हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। प्रस्तावना प्रस्तावना देन किसकी है, किसकी देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, क्योंकि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है। हम भारत के लोग का अर्थ इसमें क्या है, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, इसका अर्थ है। इसमें प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है अर्थ इसका ये है कि संविधान का मूल स्रोत क्या है, भारत की जनता है। जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। भारतीय संविधान भारत की जनता की इच्छा का परिणाम है। हाँ, ये सब इसके क्या है, अर्थ हैं। संविधान का मूल स्रोत क्या है, भारत की जनता, भारत की जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। भारतीय संविधान भारत की जनता की इच्छा का परिणाम है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, अच्छा एक सेंटेंस ये भी है इसमें, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न। अब इसमें प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है। हमारा संविधान शब्द जो है, हमारा संविधान, अच्छा भारत का जो संविधान कैसा है, वो सख्त भी है और लचीला भी है, दोनों तरीका का है, सख्त भी है और लचीला भी है। सख्त इसलिए है क्योंकि ये लिखित संविधान है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, और लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसमें संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 368 के तहत। पर संशोधन मूल ढांचों के अनुरूप ही हो, इससे रिलेटेड देखो संविधान संशोधन जो होना चाहिए वो मूल ढांचे के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस भी है जो कि मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है, 1973 का, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती का किससे था, स्टेट ऑफ केरला से था, 1973 में केस था। ठीक है। और देखो क्या है प्रस्तावना की बात, वह किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने को पूर्णतः स्वतंत्र है। हाँ, ये बता रहे थे इसमें कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या था कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि वह किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने को पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी राष्ट्र से मित्रता और संधि कर नहीं सकती है। ठीक। और समाजवादी का अर्थ क्या है, देखो समाजवादी शब्द कहाँ से आया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था।
और इसका अर्थ क्या था? समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को कहाँ से जोड़ा गया था? इस शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? ऐसा राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान भाव से संरक्षण प्रदान करता है, उसे कहते हैं क्या? पंथ निरपेक्ष। और एक और शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों का तंत्र। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। ठीक है, जनता का जहाँ पर शासन हो तो वो हो गया कहाँ पे? लोकतंत्र। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ऐसा राष्ट्र जो सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जो एक ही धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। अच्छा देखो, इसीलिए संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है, ना कि धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो गया क्या? ऐसा राष्ट्र जो एक ही धर्म को संरक्षण प्रदान करे। और पंथ निरपेक्ष कैसा हो गया? ऐसा राष्ट्र जो सभी धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र शासन जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। अच्छा देखो, अब लोकतंत्र जो शब्द जोड़ा गया था उसका अर्थ था लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। और अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या कहा गया था? लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति होगा, ना कि वंशानुगत शासन होगा। भारत में राष्ट्रपति होगा, ना कि वंशानुगत शासन होगा, तो वो हो गया गणतंत्रात्मक इसका अर्थ। और क्या अर्थ होता है? गणराज्य के सभी नागरिक किसी भी लोक पद के लिए निर्वाचित हो सकेंगे। गणराज्य के सभी नागरिक क्या होंगे? लोक पद के लिए निर्वाचित हो सकेंगे। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के। अच्छा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अपने जो मन में विचार आएंगे वो खुले रूप से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और उपासना किसी की भी कर सकते हैं। तो विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना, इन 5 तरीके की स्वतंत्रता है प्रस्ताव। और देखो, इस स्वतंत्रता को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? विधवी औ। वी से हो गया विचार, धा से हो गया धर्म, वी से हो गया विश्वास, आ से हो गया अभिव्यक्ति और ऊ से हो गया उपासना। फिर इसके बाद में बात करते हैं, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और दूसरा क्या है? अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना में 2 प्रकार के मूल्य दिए गए हैं। मूल्य कितने प्रकार के दिए गए? 2 प्रकार के, राजनैतिक और धार्मिक। ठीक, प्रस्तावना में 3 आदर्श की बात की गई है, समता, समानता और बंधुत्व। आदर्श कितने दिए गए? 3, समता, समानता और बंधुत्व। ये आदर्श रूस की क्रांति से लिए गए थे। और ये आदर्श लिए कहाँ से गए थे? रूस की क्रांति से। तो देखो, प्रस्तावना में कितनी चीजों की बात की गई है? कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात। देखो, न्याय में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, ना, या। तो 3 शब्द हैं, तो इसलिए कितने प्रकार की बात की गई है प्रस्तावना में? न्याय की 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की गई है? 5 प्रकार की, विधवी औ, विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना। ठीक है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। समानता में वर्ड कितने हैं? 4 का आधा कर दो, कितने? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। और कितने प्रकार के मूल्य की बात की गई है? तो 2 प्रकार के मूल्य की बात की गई है, राजनीतिक और धार्मिक। अगर हम बात करते हैं आदर्शों की, तो कितने प्रकार के आदर्श की बात की गई? 3 प्रकार के आदर्श की बात की गई है, समता, समानता और बंधुत्व। ठीक।
ठीक। प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री किसने कहा था? राजनैतिक जन्मपत्री किसने कहा? देखो मुंशी लोग होते, वही लोग तो जन्मपत्री बनाते हैं, तो मुंशी से हो गया क्या? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का सबसे सम्मानित भाग और संविधान का आभूषण किसने किया था? किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। देखो अगर जो ठाकुर होते हैं, ठाकुर लोग, तो उन लोग की आत्मा बहुत स्ट्रांग होती है, तो संविधान की आत्मा, उनके पास क्या होती हैं? कुंजी होती हैं, ठीक है, चाबियां होती है ठाकुर लोगों के पास, तिजोरी होती है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, तो इसलिए कुंजी भी किसने कहा? ठाकुर दास ने। और सम्मानित लोग कौन होते हैं? ठाकुर लोग ही होते हैं, तो सबसे सम्मानित भाग कहा किसने? ठाकुर दास ने। और आभूषण भी कौन लोग पहनते हैं? ठाकुर लोग ही पहनते हैं। तो संविधान का आभूषण, संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की कुंजी और संविधान का आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना इसकी आत्मा है, ये बात किसने कही है? सुभाष कश्यप ने कहा है। किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना इसकी आत्मा है, तो ये बात किसने बोली? सुभाष ने बोली है, ठीक। बेरूबाड़ी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 1960 का है। 1960 में बेरूबाड़ी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 1960 में हुआ था। इस वाद में प्रश्न पूछा गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर क्या दिया था? प्रस्ताव की संविधान आंसर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग नहीं है। इसमें कहा क्या कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान निर्गतताओं के विचारों की कुंजी है। प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। ओके, देखो एक को वो हुआ था बेरूबाड़ी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, एक वाद हुआ था बेरूबाड़ी का, किससे हुआ था? सुप्रीम कोर्ट से हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। इस वाद में एक क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये क्वेश्चन पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, ठीक। एक दूसरा वाद हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, जो कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ये दूसरा वाद था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें अंग कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में संशोधन उसके मूल ढांचे को छोड़कर, मूलभूत ढांचे को छोड़कर किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को छोड़कर। प्रस्तावना न्याययोग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किए जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जाए वो हो गया क्या? प्रवर्तनीय। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। अब तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का केस है। अब बात करते हैं प्रस्तावना में वो संविधान की अनुसूचियों की। तो संविधान में सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें पहले थी कितनी? 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 9, 10, 11, 12, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ था, ठीक है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और 12वीं को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और 1993 में इसे लागू किया गया था। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1993 में इसे लागू किया गया था। पहली अनुसूची क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची में कहा गया है। दूसरी अनुसूची में क्या गया है?
जब देखो राज्यों के संघ की बात कर ली, अब अगर राज्यों की बात कर ली तो राज्यों में पदाधिकारी भी होंगे, पदाधिकारी होंगे तो उनके वेतन की भी बात करी जाएगी। तो दूसरी अनुसूची में बात की गई है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन की बात की गई है। जब हमने वेतन भत्ते दे दिए तो उनको हम शपथ भी तो दिलाएंगे पहले, तो तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है, पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। फिर चौथी अनुसूची में क्या बात करी गई है, जब शपथ लेंगे तो उनको सीटें भी तो प्रदान करी जाएंगी जब शपथ लेंगे तो इसमें क्या बात करेगी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, पांचवी अनुसूची में बात करी गई है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रशासन की। अनुसूचित जाति और जनजाति की बात यानी SC ST की बात किसमें करी गई, पांचवी अनुसूची में बात करी गई है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। देखो अनुसूचित जाति और जनजाति ये निचली जातियां हैं, तो इनकी बात कब की गई, पांचवी अनुसूची में करी गई। जब इनकी बात कर ली गई तो ठीक इनके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन की भी बात की गई। AMTM की जनजातियों के प्रशासन की बात। फिर सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा की बात कर ली गई कि शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए संघ और राज्य, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है, सातवीं अनुसूची में की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जब शक्तियों को बंटवारा किया गया तो 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची को प्रांत सूची भी कहते हैं। ठीक, संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97, अब कितने हैं, 100 विषय हैं। पहले 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में कितने थे, पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने हैं, 52 हैं। पहले 97 फिर 100, बीच वाली में पहले ज्यादा थे फिर कम हो गए, 66 से कितने हो गए, 61 हो गए। ठीक है, और यानी कि संघ में और समवर्ती में पहले कम थे बाद में ज्यादा हुए, लेकिन राज्य सूची में पहले ज्यादा थे बाद में कम हो गए। ठीक, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, बाद में कितने हो गए, 52 हो गए, यानी बढ़ के कितने हो गए, 52। फिर आ जाती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में तो सबको पता है कि भाई 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। ठीक है, भाषा पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषय आते हैं, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। देखो 9वीं अनुसूची में जब सब चीजें हो गई, अब किस चीज की बात की रह गई, भूमि की बात रह गई थी, तो वो किसमें डाल दी गई, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें 284 विषय हैं। 10वीं अनुसूची दा से 10 होता और दा से ही दल बदल होता है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं, कितने, 29 विषय। फिर 12वीं अनुसूची, जब पंचायत राज हो गई तो फिर नगर की भी तो बात की जाएगी, नगर प्रशासन से संबंधित है और इसमें 18 विषय आते हैं। इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो अनुसूचियों की बात करें फिर से कर लेते हैं एक बार। देखो अनुसूचियां, प्रारंभ में अनुसूची कितनी थी, 8, वर्तमान में कितनी है, 12, बाद में कितनी जोड़ी गई, 4। 9वीं अनुसूची को कैसे जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और 1993 में इसे लागू किया गया। पहली अनुसूची में किसकी बात करी गई, राज्य की बात की गई, भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में बात की गई, जब हमने राज्य बनाए तो उसमें पदाधिकारियों के वेतन की भी बात करी गई, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात करी गई। फिर तीसरी अनुसूची में जब हमने पदाधिकारियों को वेतन भत्ते दिए तो शपथ भी तो लेंगे, पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। फिर चौथी अनुसूची में जब शपथ लेंगे तो सीटें भी देंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करी गई। फिर 5वीं अनुसूची में किसकी बात की गई, अनुसूचित जाति तथा जनजाति यानी SC ST के प्रशासन की बात की गई। जब SC ST की बात करी गई उसकी ठीक बात यानी 6वीं अनुसूची में AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन की बात की गई। फिर उसके बाद में 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची बनाई, राज्य सूची बनाई और समवर्ती सूची बनाई। राज्य सूची को प्रांत सूची भी कहते हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, बाद में कितने हो गए, 100 विषय हो गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, बाद में कितने हो गए, 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, बाद में कितने हो गए, 52 विषय हो गए। 8वीं अनुसूची में क्या होती हैं, भाषाएं। भाषाएं पहले कितनी थी, 14, अब कितनी है, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तो भूमि सुधार से संबंधित है।
इसमें कितने विषय हैं? 284 विषय हैं। सबसे ज़्यादा भूमि सुधार से संबंधित है, 284 विषय। 10वीं अनुसूची दा से 10वीं अनुसूची दा से 10 दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था की बात करी गई है। इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन से संबंधित है, नगर प्रशासन से संबंधित है, और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय हैं। देखो जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो जीआई टैग से क्या है, 2003 से जीआई टैग को लागू किया गया था। जीआई टैग को कब लागू किया गया था? 2003 में। देखो 2002 में खुशी पैदा हुई थी, उसके बाद में जीआई टैग को लागू कब किया गया? 2003 में लागू किया गया। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जीआई टैग स्टार्ट कब से हुआ था? 2003 से। ये मान्य होता है कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग मिलने पर वस्तु का मूल्य अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाता है। भारत में पहला जीआई टैग किसको मिला था? 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था कब? 2004 में। ये पहला जीआई टैग था भारत में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में किस किस को मिला है? गुच्ची मशरूम को और विलो क्रिकेट बैट को। गुच्ची मशरूम और विलो क्रिकेट बैट। गुच्ची तो बहुत हाई फाई चीज है, तो फिर गुच्ची मशरूम और विलो क्रिकेट बैट। महाराष्ट्र में किसको मिला था? महाराष्ट्र का जीआई टैग किसको मिला? सफेद प्याज और गोलवाड़ सपोटा। चीकू की एक वैरायटी है, गोलवाड़ सपोटा। गोवा में किसको मिला? हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मिंदौली केले को कहाँ से मिला? गोवा का जीआई टैग मिला। जीआई टैग का पूरा नाम क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मशरूम में चोलीन मिलता है, पुदीना में मेंथॉल मिलता है।